हेलो डीसी फैमिली, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को कवर अप किया था। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मीनिंग ऑफ निगोशिएशन सेक्शन 14। तो चलिए आज इसको कवर अप करेंगे और आज कोशिश करेंगे कि आज इस चैप्टर को वाइंड अप भी करें। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए सबसे पहले है मीनिंग ऑफ निगोशिएशन सेक्शन 14। निगोशिएशन का मतलब बेटा क्या होता है, ये चीज मैंने आपको पहली क्लास में जब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट किया था तो पहली क्लास में ही बताई थी। निगोशिएबल का मतलब क्या होता है, निगोशिएबल का मतलब जो चीज आसानी से ट्रांसफर हो जाए बाय मेयर डिलीवरी। तो निगोशिएशन का मतलब होता है ट्रांसफर करना। किस चीज को ट्रांसफर करना, इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करना। इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो ओनरशिप है उसको किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करना। तो देखिए when a negotiable instrument is transferred to any person, है ना, किसी भी पर्सन को किसी दूसरी पार्टी को अगर ट्रांसफर कर रहे हैं so as to make that person the holder of the instrument is said to be negotiated। तो जब हम किसी दूसरे पर्सन को इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो पर्सन क्या बन जाएगा, वो पर्सन होल्डर बन जाएगा, उस इंस्ट्रूमेंट का ओनर बन जाएगा। और जब हम उसको दे देंगे तो उसको बोला जाएगा कि ये इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट हो गया है। देखिए इन सिंपल वर्ड्स निगोशिएशन मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अभी मैंने बताया देखिए इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट में पैसे होते हैं, एक तरीके से देखो तो प्रॉपर्टी हो गई, तो उसकी ओनरशिप को ट्रांसफर करना। तो वही चीज यहां पर बताई गई है कि निगोशिएशन मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर गिविंग द ट्रांसफरी द राइट टू स्यू इन हिज ओन नेम। और बिल्कुल देखिए जब कभी भी ओनरशिप ट्रांसफर होती है ना, जब किसी को लेकर के ओनरशिप ट्रांसफर होती है तो हमेशा एब्सोल्यूट ओनरशिप ट्रांसफर होती है। एब्सोल्यूट ओनरशिप का मतलब क्या हुआ, अनकंडीशनल ओनरशिप ट्रांसफर होती है। अगर मेरे पास में कोई इंस्ट्रूमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया या किसी पार्टी ने मुझे चेक दी और वो चेक डिसऑनर हो गई, बाउंस हो गई, तो मेरे पास में राइट है ना कि जिसने मुझे दी है चेक मैं उसको स्यू कर सकता हूं। उसी तरीके से अगर वो चेक मैंने किसी दूसरे को इंडोर्स कर दी या किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दी तो अब ये राइट उसके पास में आ गया ना, उसके पास में ओनरशिप है और ओनर के पास ही तो राइट होता है। ये भी चीज हम लोगों ने सोगा में पढ़ी थी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, कि भाई अगर कोई ओनर है तो ओनर थर्ड पर्सन के ऊपर सूट फाइल कर सकता है। तो यहां पर वही चीज बोली गई है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, अब वो पर्सन के पास में राइट है कि वो अपने नाम से सामने वाली पार्टी के ऊपर सूट फाइल कर सकता है। तो देखते हैं आगे। अब देखिए मोड्स ऑफ निगोशिएशन, अब कितने तरह से निगोशिएशन होता है, नहीं कितने तरह से ट्रांसफर होता है। तो निगोशिएशन सबसे पहले तो डिलीवरी के थ्रू भी हो सकता है। अगर बियरर डॉक्यूमेंट है, अगर बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो वो तो केवल डिलीवरी से ही हो जाएगा। और अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो उसको इंडोर्स करना पड़ेगा और इंडोर्स के साथ में डिलीवरी करना पड़ेगा। बेटा देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, एंड। हमेशा एक बात याद रखिएगा, और एंड, है ना, ये दोनों कहां पर लिखे हुए, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। और का मतलब क्या होता है, ये ऑप्शनल है, या तो ये या तो ये। अगर एंड लिखा हुआ है तो इसका मतलब साथ में। तो यहां पर निगोशिएशन इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी, ये दोनों चीजें जरूरी हैं। देखिए सबसे पहले सेक्शन 47 निगोशिएशन बाय डिलीवरी। तो ये केवल एप्लीकेबल बेटा किस पे होगा, बियरर इंस्ट्रूमेंट पे होगा, क्योंकि बियरर इंस्ट्रूमेंट जो किसी के नाम पे नहीं है, ठीक है, वो तो केवल डिलीवरी से ही ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखिए ये बियरर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होता है। सच एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड मेयरली बाय डिलीवरी, यानी कि हैंडिंग ओवर। डिलीवरी का मतलब हमने उसको डिलीवर कर दिया, हमने सामने वाले को उसको हैंड ओवर कर दिया। नो इंडोर्समेंट और सिग्नेचर इज नीडेड। अब देखिए अगर मेरे पास में चेक है सेल्फ की, मैंने एक चेक काटी सेल्फ की और मैंने वो चेक आपको दे दी, तो आपका नाम तो लिखा नहीं है, तो ये चेक क्या हो गई, एक बियरर डॉक्यूमेंट हो गई। अब आपको किसी और को पैसे देने हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, कहीं पर साइन करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया, आपने केवल और केवल वो चेक उठा करके उसकी डिलीवरी सामने वाले पर्सन को दे दी। तो केवल और केवल डिलीवरी से ही काम चल जाएगा, इंडोर्समेंट और सिग्नेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। A check is made pay to bearer of rupees 5,000 if A gives to B by a delivery, B becomes the holder या owner। अब वो ओनर भी बन जाएगा 5,000 रुपए के लिए। If B gives it to C, C becomes the holder in due course if taken in
गुड फेथ। तो अगर उसने गुड फेथ में लिया है तो अब होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाएगा सी। कुछ बेटा इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए, अप्लाइज ओनली टू बियरर इंस्ट्रूमेंट, सॉरी, तो ये केवल बियरर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होगा। ओनरशिप पास हो जाती है केवल फिजिकल डिलीवरी से। इंडोर्समेंट इज ऑप्शनल। अब उसके बाद में आता है सेक्शन 48। अब देखिए सेक्शन 48 क्या कहता है। सेक्शन 48 कहता है यहां पर निगोशिएशन हो रहा है, लेकिन निगोशिएशन के लिए इंडोर्समेंट और डिलीवरी का होना जरूरी है। तो ये जो ऑर्डर डॉक्यूमेंट होते हैं ना, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम पर इशू किए जाते हैं, या और ऑर्डर टू वाले जो डॉक्यूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो उनके लिए इंडोर्समेंट और डिलीवरी का होना, दोनों चीजों का होना जरूरी है। तो ये एप्लीकेबल होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट पे। Such an instrument is transferred only by endorsement, signing on the back or the face और डिलीवरी टू द ट्रांसफरी। तो यहां पर आपको इंडोर्समेंट करना पड़ेगा, सिग्नेचर करने पड़ेंगे, और सिग्नेचर के साथ में डिलीवरी का होना जरूरी है। देखिए एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ, अ चेक इज मेड पे टू राम और ऑर्डर ₹10,000। तो यानी या तो राम को, या राम अगर किसी को ऑर्डर करता है तो उसको, तो राम ने क्या किया, राम कैन ट्रांसफर इट टू श्याम बाय इंडोर्सिंग इट एंड डिलीवरिंग इट टू हिम। तो यहां पर अब राम ने क्या किया, अब क्या लिखा हुआ है, राम, या अगर राम किसी को ऑर्डर करता है तो राम ने किसको ऑर्डर किया, श्याम को, यानी श्याम के नाम पर इंडोर्स कर दिया। तो यहां पर उसके साइन होंगे, और साथ में ये श्याम को जब डिलीवर करेगा तब इसकी ओनरशिप ट्रांसफर होगी श्याम को। तो श्याम बिकम्स द होल्डर। क्लियर सबको। तो ये आपका हो गया निगोशिएशन। तो निगोशिएशन दो तरीके से होता है, एक तो केवल डिलीवरी से काम चल जाएगा, और एक इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। अब देखिए डिलीवरी का मतलब क्या होता है। तो डिलीवरी का मतलब हम लोगों ने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी पढ़ा था। तो डिलीवरी कैसे होती है, एक्चुअल होती है, कंस्ट्रक्टिव होती है, और सिंबॉलिक होती है। तो यहां पर भी सेक्शन 46 डिलीवरी की बात कर रहा है। तो देखते हैं डिलीवरी कैसी होगी। द मेकिंग, एक्सेप्टेंस और इंडोर्समेंट ऑफ अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज कंप्लीटेड बाय द डिलीवरी। तो बेटा डिलीवरी का होना जरूरी है। देखो जो निगोशिएशन बियरर डॉक्यूमेंट का हो रहा था, जिसमें केवल डिलीवरी थी, तो वहां तो डिलीवरी जरूरी है ही, और साथ में अगर इंडोर्समेंट के साथ में हो रहा है, जो ऑर्डर डॉक्यूमेंट है उसको अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वहां पर भी डिलीवरी का होना जरूरी, यानी डिलीवरी इज द एसेंशियल एलिमेंट फॉर निगोशिएशन। डिलीवरी के बिना कभी भी निगोशिएशन नहीं हो सकता। इस वजह से बोला जाता है चाहे वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उसके लिए डिलीवरी का होना जरूरी है फॉर ट्रांसफर। देखिए तो यहां पर भी है एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बाय द मेकर, ड्रॉर, इंडोर्सर एज द केस मे बी। तो कोई भी उसको ट्रांसफर कर सकता है, मेकर कर सकता है, ड्रॉर कर सकता है, इंडोर्सर कर सकता है, विद इंटेंशन ऑफ पासिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब बेटा क्या था, प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में मैंने बताया था प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप। तो यहां पर मेकर, ड्रॉर, इंडोर्सर वो डिलीवरी देकर के ओनरशिप को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब देखिए डिलीवरी की इंपॉर्टेंस क्या है। डिलीवरी की इंपॉर्टेंस तो मैंने आपको बताई कि हर जगह पर डिलीवरी इंपॉर्टेंट होती है। तो देखते हैं आगे। एसेंशियल फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, a negotiable instrument is transferred only when it is delivered to the ट्रांसफरी। तो बेटा वो तभी होगा जब वो ट्रांसफरी को डिलीवर हो जाएगा। विदाउट डिलीवरी देयर इज नो वैलिड ट्रांसफर ऑफ टाइटल। तो अगर डिलीवरी नहीं हो रही है तो फिर वहां पर ओनरशिप कभी भी ट्रांसफर नहीं होगी। निगोशिएशन इज नॉट कंप्लीट मेयरली बाय इंडोर्समेंट और साइनिंग। तो केवल साइनिंग से या इंडोर्समेंट से काम नहीं चलता है, फिजिकल डिलीवरी होना मैंडेटरी है। इट इज कंप्लीटेड ओनली व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज फिजिकली डिलीवर्ड। अब मैंने साइन किया, मैंने किसी को इंडोर्स किया और साइन करके अपनी ड्रॉर में रख दिया, तो क्या केवल साइन करने से ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी? नहीं। जब तक जिस पर्सन को मैंने इंडोर्स किया नहीं है, जब तक उस इंस्ट्रूमेंट की फिजिकल डिलीवरी उसके हाथ में नहीं आ जाती, तब तक कभी भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। तो डिलीवरी वहां पर तभी मानी जाएगी, जब डिलीवरी होगी तभी वहां पर ओनरशिप ट्रांसफर मानी जाएगी। एविडेंस ऑफ इंटेंशन टू ट्रांसफर। देखिए डिलीवरी शोज द इंटेंशन ऑफ द ट्रांसफरर टू पास प्रॉपर्टी इन द इंस्ट्रूमेंट। जब वैलिड डिलीवरी हुई होगी तभी वहां पर यह पता चलेगा कि ट्रांसफरर की इंटेंशन थी कि हम ओनरशिप को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। अभी मैंने मान लीजिए कि केवल साइन किया और साइन करके अपने ड्रॉर में रख लिया,
हो सकता है मेरी सोच बदल जाए, हो सकता है मुझे पेमेंट अब ना देने का मन कर रहा हो, या कोई भी रीजन आ गया, अब मेरी इंटेंशन चेंज हो गई। लेकिन जब हम इंस्ट्रूमेंट की डिलीवरी देते हैं, उससे यह पता चलता है कि हमारी इंटेंशन है कि इस इंस्ट्रूमेंट की ओनरशिप हम सामने वाले पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हैं। इफ देयर इज नो इंटेंशन, डिलीवरी इज नॉट इफेक्टिव। मेक्स द ट्रांसफर या होल्डर, बिल्कुल जो ट्रांसफरी होगा वही इंस्ट्रूमेंट का होल्डर या होल्डर इन ड्यू कोर्स, एज द केस मे बी। देखिए, द पर्सन हु रिसीव्स द इंस्ट्रूमेंट बाय डिलीवरी बिकम्स द होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स इफ टेकन इन गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू। डिफरेंट फॉर ऑर्डर एंड बियरर इंस्ट्रूमेंट, तो देखिए, फॉर बियरर इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी अलोन इज सफिशिएंट, और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी आर बोथ नेसेसरी। ये भी चीज मैंने आपको बताई। आगे देखते हैं सेक्शन 57। सेक्शन 57 देखिए किस चीज का है, यहां पर बता रहा है लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट बी डिलीवर्ड ओनली निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। देखिए बेटा, अगर कोई जो पर्सन इंडोर्स कर रहा है, डिलीवरी भी वही करेगा। जो पर्सन इंडोर्स कर रहा है, डिलीवरी भी वही करेगा। अगर किसी पर्सन ने इंडोर्स तो कर दिया, लेकिन डिलीवरी करने से पहले उसकी डेथ हो गई, तो क्या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उस इंस्ट्रूमेंट की डिलीवरी कर सकता है? आंसर इज नो। डिलीवरी हमेशा जो पर्सन है जिसने इंडोर्स किया है वही पर्सन डिलीवर करेगा। तो देखिए, इफ अ पर्सन इंडोर्सेस का मतलब साइन अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन बट डाइज बिफोर delivering it, then the endorsement remains incomplete and the legal representative of the deceased cannot complete the negotiation। तो जिसने negotiate किया है, जिसने endorse किया है, वही डिलीवर करेगा, और डिलीवर करने से पहले अगर उसकी डेथ हो जाती है तो बेटा उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो निगोशिएशन नहीं कर सकते, वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, कैन नॉट कंप्लीट द negotiation simply by delivering it। So delivery must be made by the person who endorse it. If he dies before doing so, the transfer is invalid। तो वहां पर ट्रांसफर क्या होगा? वहां पर ट्रांसफर इनवैलिड होगा। तो एग्जांपल में देख लेते हैं। देखिए, अब मिस्टर ए ने यहां पर एक चेक को इंडोर्स किया इन फेवर ऑफ बी, लेकिन डिलीवरी करने से पहले मिस्टर ए की डेथ हो गई। तो अब यहां पर इस सिचुएशन में क्या मिस्टर ए का जो बेटा है या उनके जो लीगल आयर्स हैं या उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो निगोशिएट कर सकते हैं? आंसर इज नो। वहां पर वो निगोशिएट नहीं कर सकते, बिकॉज ए हैड नॉट कंप्लीटेड द निगोशिएशन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, हेंस बी डज नॉट बिकम द होल्डर ऑफ द चेक। तो वहां पर बी उस चेक का होल्डर नहीं बनेगा। तो देखते हैं आगे। अब देखिए, नेक्स्ट है सेक्शन 138। इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क करिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन 138। अब देखो, सेक्शन 138 क्या बोलता है? डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड। अगर आपने चेक इशू करी, अगर आपने चेक इशू करी तो आपके अकाउंट में उस समय उतना पैसा होना चाहिए। जिस समय आप जितने भी अमाउंट की चेक कर रहे हो ना, तो उस समय आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि वहां से पैसा आएगा, उस डेट तक पैसा आ जाएगा, ये गलत होता है। क्योंकि अगर आपकी चेक डिसऑनर हुई ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड, चेक में जब डिसऑनर होती है ना तो वापस दे दी जाती है, और उसमें रीजन लिखा होता है कि चेक डिसऑनर हुई है तो क्यों हुई है। और अगर वो चेक डिसऑनर इनसफिशिएंट फंड की वजह से हुई है तो फिर वहां पर बेटा सेक्शन 138 लगेगा, और ये अपने आप में एक क्राइम भी होता है। इसमें जेल भी हो सकती है, इसमें इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो देखते हैं सेक्शन 138 क्या बोलता है। देखिए, सेक्शन 138 डील्स विद क्रिमिनल लायबिलिटी। यहां पर क्रिमिनल लायबिलिटी हो रही है, तो ये ऐसा नहीं है कि चेक हमने दे दी तो हमारा काम चल गया ना। चेक अगर दी है तो वो चेक डिसऑनर्ड नहीं होनी चाहिए ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड। तो ये चीज याद रखिएगा, चेक तो बहुत सारी वजह से डिसऑनर हो सकती है, लेकिन ये सेक्शन कब एप्लीकेबल होगा? ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा जब इनसफिशिएंसी ऑफ फंड के लिए हो रही हो। तो देखिए, दैट अराइजेस व्हेन अ चेक इज डिसऑनर्ड ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स और एक्सीडिंग द अरेंजमेंट मेड विद द बैंक। जैसे कई बार होता है, जिनके घरों में बिजनेस चलता है वो इस चीज को हो सकता है समझते हो, बैंक से ओवरड्राफ्ट लिमिट मिल जाती है। जैसे अगर मान लीजिए, उसको बोलते हैं ओडी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब बैंक ने अगर 1 लाख रुपए की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दी,
ठीक है, उसमें से हम 50,000 रुपए यूज कर चुके हैं, 50,000 रुपए यूज कर चुके हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब ये बेटा कि आपके अकाउंट में आपके पैसे हो या ना हो, अगर 1 लाख रुपए तक की चेक है तो वो बैंक अपने पास से डिसऑनर कर देगा। वो एक तरीके का टाइप ऑफ लोन ही होता है। ठीक है, 50,000 रुपए आप यूज कर चुके हो, 50,000 रुपए बचे हैं, ये आपके नहीं है, ये बैंक के हैं। क्यों? क्योंकि बैंक ने आपकी क्रेडिट को देखते हुए आपको बोला था कि भाई 1 लाख रुपए तक के फंड्स जो हैं वो आपके अकाउंट में बैलेंस हो या ना हो, उसको हम क्लियर कर देंगे। ठीक, तो अब आपके अकाउंट में 50,000 रुपए अमाउंट पड़ा हुआ है जो बैंक पास कर सकता है। आपने किसी को 50,100 की चेक दे दी, मैंने मिनिमम इसी वजह से लिखा हुआ है, चाहे जितने का भी हो, 50,100 की चेक दे दी, ये चेक डिसऑनर हो जाएगी। 1 रुपए का भी अगर फर्क है, 50 पैसे का भी फर्क है, तो भी वो चेक डिसऑनर हो जाएगी। और अगर चेक डिसऑनर हुई इस वजह से भी, जो यहां पे लिखा हुआ है ना, एक्सीडिंग द अरेंजमेंट मेड विद द बैंक, तो इस वजह से भी अगर डिसऑनर हुई तो उसको इनसफिशिएंसी ऑफ फंड की वजह से डिसऑनर माना जाएगा और वहां पर सेक्शन 138 एप्लीकेबल होगा, यानी कि क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। देखिए, तो सेक्शन 138 अगर एप्लीकेबल होगा तो उसके लिए 6 कंडीशंस का होना जरूरी है। 6 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। देखिए कौन कौन सी। सबसे पहले तो ड्रॉर इशूज अ चेक, चेक ड्रॉर ने इशू करी हो। दूसरा, प्रेजेंटेशन ऑफ चेक, चेक को आपने प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट किया हो। जो ड्यू डेट हो, ड्यू डेट में, या जैसे चेक में लिखा रहता है ना वैलिड फॉर 3 मंथ्स, तो 3 महीने के अंदर आपने प्रेजेंट किया हो। अगर मान लीजिए आपने 1 जनवरी को चेक इशू करी, 1 जनवरी की डेट पड़ी हुई है चेक में, सामने वाली पार्टी को दे दी। अब सामने वाली पार्टी उसको अप्रैल में लगा रही है, मई में लगा रही है, फिर वो चेक अगर डिसऑनर भी हो जाएगी, सामने वाली पार्टी के पास में कोई राइट नहीं है आपको स्यू करने का। क्यों? क्योंकि चेक हमेशा रीजनेबल टाइम का मतलब विद इन 3 मंथ्स लग जानी चाहिए। ठीक है, हाँ, आगे देखिए, डिसऑनर बाय बैंक। और वो डिसऑनर कैसे हो रही हो? डिसऑनर बैंक कर रही हो। क्यों कर रही हो? क्यों? क्योंकि इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से। नोटिस बाय पे। अब अगर चेक डिसऑनर हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज हो जाती है या आप सामने वाले को स्यू कर सकते हो, नहीं। आपको यहां पर पहले नोटिस देना पड़ेगा, आपको यहां पर नोटिस देना पड़ेगा। किस बात का नोटिस देना पड़ेगा? भाई सामने वाले को एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि भाई अगर आप को मैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं कि आप जो भी चेक में अमाउंट है वो आप पे कर दो, तो मैं आपको स्यू नहीं करूंगा। ठीक है, तो एक नोटिस आपको देना पड़ेगा, एक सामने वाले को अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी पेमेंट करने की। देखिए, नोटिस बाय पेई, तो पेई यहां पर नोटिस देगा, किसको देगा? ड्रॉर को देगा, जिसने चेक ड्रॉ करी। तो देखिए, द पेई और द होल्डर मस्ट गिव अ रिटन नोटिस टू द ड्रॉर विद इन 30 डेज। तो इसको याद रखिएगा, 30 दिनों के अंदर देना पड़ता है बेटा, 30 दिनों के अंदर नोटिस देना पड़ता है। रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक अबाउट द डिसऑनर। तो जब बैंक ने आपको इंफॉर्म किया, जब बैंक ने आपको इंफॉर्म किया कि भाई आपने जो अपने अकाउंट में चेक लगाई थी वो डिसऑनर हो गई है, उसके 30 दिनों के अंदर आपने ड्रॉर को एक रिटन नोटिस भेजना पड़ेगा। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तभी सेक्शन 138 की लायबिलिटी अराइज होगी। नेक्स्ट देखिए, फेलियर टू पे 15 डेज। अब आपने 30 दिन पहले, 30 दिनों के अंदर अंदर आपको नोटिस भेजना है। नोटिस में लिखा क्या होगा? नोटिस में लिखा होगा कि भाई मैं तुमको 15 दिनों का समय दे रहा हूं, 15 दिनों का समय दे रहा हूं, 15 दिनों के अंदर आप पेमेंट कर दो। अब अगर 15 दिनों के अंदर भी पेमेंट नहीं करते हो तो फिर उस सिचुएशन में मेरे पास में राइट आ जाएगा कि मैं सामने वाले को स्यू कर सकता हूं अंडर सेक्शन 138। लेकिन बेटा ये 15 दिन होने चाहिए। इसको अगर आप रिड्यूस करना चाहो कि हम 7 दिन का नोटिस दे दे, 5 दिन का नोटिस दे दे, तो उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, द ड्रॉर फेल्स टू मेक पेमेंट ऑफ द चेक अमाउंट विद इन 15 डेज फ्रॉम द रिसिट ऑफ द नोटिस। फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट, तो फिर उसके लिए आपको कंप्लेंट करनी पड़ेगी। द कंप्लेंट मस्ट बी फाइल्ड बाय द पे विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस, यानी आफ्टर 15 डेज ऑफ नोटिस। तो जब वो 15 दिन कंप्लीट हो जाएंगे उसके 1 महीने के अंदर आपको कंप्लेंट कर देनी है। तो ये सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हैं तो फिर उसके बाद में सेक्शन 138 एप्लीकेबल होगा। आप देखिए पनिशमेंट क्या मिलती है। तो क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज होती है। क्रिमिनल लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ? इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है। तो देखो, इंप्रिजनमेंट अप टू 2 इयर्स, और तो देखो यहां पर और लिखा हुआ है फाइन अप टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक, यानी जितने का चेक था, चेक में जितना भी अमाउंट मेंशन था उसका डबल भी हो सकता है, या
बोथ, या दोनों चीजें भी हो सकती हैं। तो 2 साल की सजा या डबल अमाउंट, या दोनों चीजें, यानी सजा भी और डबल अमाउंट भी। अब देखो ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस आती हैं जहां पर सेक्शन 138 एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 138 एप्लीकेबल नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ड्रॉर के ऊपर कोई भी क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। तो देखते हैं। Section 138 applies only when a check is dishonored for a legally enforceable debt or liability and all conditions are fulfilled। तो जब सारी conditions fulfilled हो रही होंगी, लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हो रही थी, उस लीगल ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए चेक दी गई थी, तो ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 138 अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्शंस एग्जिस्ट, सेक्शन 138 विल नॉट अप्लाई। तो आगे कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। एक्सेप्शंस क्या? कुछ सर्कमस्टेंसेस दिए हुए हैं, कुछ सीन दिए हुए हैं कि इन सारी सिचुएशंस में सेक्शन 138 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो देखते हैं आगे। हाँ, चेक नॉट इशूड फॉर लीगली इन्फोर्सिएबल डेट और लायबिलिटी। तो जो चेक दी गई थी ना बेटा, वो किसी डेट या किसी ऑब्लिगेशन या किसी लायबिलिटी को पूरा करने के लिए नहीं दी थी। यानी कि अगर मान लीजिए कि मैं अपने फ्रेंड की बर्थडे पे गया, अचानक से ऑफिस से सीधे मैं उसकी बर्थडे पे पहुंच गया। अब मैंने देखा कि यार सब लोग आए हुए हैं, सब लोग उसको गिफ्ट दे रहे हैं, मैं तो ऑफिस से सीधे आ गया, मैं तो कोई गिफ्ट ही नहीं लेकर के आया, कैश भी मेरे पास में नहीं पड़ा हुआ है, आसपास कोई एटीएम भी नहीं है। मैंने अपनी कार में देखा तो कार में चेकबुक पड़ी हुई थी। मैंने क्या किया, एक 5100 रुपए, 5100 रुपए का चेक अपने दोस्त के नाम पर बनाया और मैंने उसको केक कटिंग के टाइम उसको मैंने गिफ्ट कर दिया। ठीक। अब इत्तेफाक की बात है कि मैंने उसको चेक तो दी, उसके 2 दिन बाद मुझे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो गए या कुछ भी ऐसा रीजन हो गया, तो जिसकी वजह से उसकी चेक डिसऑनर हो गई। तो क्या अब वो मेरे ऊपर सूट फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 138? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये कोई भी डेट या किसी भी ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए मैंने चेक नहीं दिया था। ये चेक क्यों दिया था? ये चेक एक गिफ्ट था। तो भले ही गिफ्ट था, लेकिन तो भी इसमें सेक्शन 138 की ऑब्लिगेशंस अराइज नहीं होती हैं। देखिए, if a check is issued as a gift, donation, loan, application, security, or for a friendly purpose, not for a legally enforceable debt, section 138 does not apply। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। देखिए, A issues a check to B as a birthday gift, be deposited and it bounce, no offense under section 130। देखिए, चेक प्रेजेंटेड आफ्टर एक्सपायरी, यानी कि 3 महीने के बाद, अभी मैंने बताया कि अगर 3 महीने के बाद अगर आपने चेक लगाई तो फिर वहां पर सेक्शन 138 एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं, तो सेम है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। अब जो चेक डिसऑनर हो रही है वो किसी टेक्निकल रीजन से हो रही है बेटा। क्लियरिंग हाउस का सर्वर डाउन हो गया था, बैंक का सर्वर डाउन हो गया था, कुछ और रीजन है, बैंक की लापरवाही की वजह से डिसऑनर हो गई, या किसी टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से वो चेक डिसऑनर हो रही है, तो वहां पर सेक्शन 138 एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 138 में साफ साफ लिखा हुआ है इनसफिशिएंट फंड की वजह से चेक डिसऑनर होनी चाहिए। इफ द चेक इज डिसऑनर्ड बिकॉज ऑफ सिग्नेचर मिसमैच, ऑल्ट्रेशन ऑफ चेक, अकाउंट क्लोज बिफोर इशू, चेक पोस्ट डेटेड और स्टेल, स्टॉप पेमेंट ड्यू टू डिस्प्यूट। देखिए, ये जो स्टॉप पेमेंट है ना, इसके आगे ड्यू टू डिस्प्यूट लिखा होता है। कई बार ऐसा होता है कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, ठीक है, और मुझे पता है कि यार आज ये चेक लगने वाली है और डिसऑनर हो गई, तो सेक्शन 138 एप्लीकेबल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने बैंक को पहले ही फोन करके या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू मैंने चेक को स्टॉप करा दिया। तो चेक स्टॉप कराना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप चेक को स्टॉप करा रहे हो ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड, तो वहां पर भी सेक्शन 138 एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर कुछ उस बिल को लेकर के, उस अमाउंट को लेकर के कुछ डिस्प्यूट है या किसी और रीजन से अगर आप उसको स्टॉप करा रहे हो, तो वहां पर चेक को स्टॉप कराना गलत नहीं होता है। तो यह चीज ध्यान रखने वाली होती है कि अगर चेक को स्टॉप कराया जा रहा है और चेक को स्टॉप कराने का जो रीजन है वो इनसफिशिएंसी ऑफ फंड है, तो फिर उस सिचुएशन में वहां पर सेक्शन 138 एप्लीकेबल होगा। इसी वजह से यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है स्टॉप पेमेंट ड्यू टू डिस्प्यूट, ठीक है। देन सेक्शन 138 अप्लाइज ओनली इफ सच एक्शन शोज डिसऑनर्ड इंटेंशन, अदरवाइज इट मे नॉट। क्लियर सबको? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि कब कब सेक्शन 138 एप्लीकेबल नहीं होगा। देखते हैं, ड्रॉर
मेक्स पेमेंट विद इन 15 डेज ऑफ नोटिस। तो अगर ड्रॉर ने 15 दिनों के अंदर, जब मैंने उसको नोटिस भेजा ना भाई 30 दिनों के अंदर 15 दिन का नोटिस भेजना पड़ता है, तो जब मैंने उसको 15 दिन का नोटिस भेजा और उसने पेमेंट कर दी तो भी सेक्शन 138 एप्लीकेबल नहीं होगा। इफ द ड्रॉर पेज द चेक अमाउंट विद इन 15 डेज ऑफ रिसीविंग नोटिस ऑफ डिसऑनर, नो ऑफेंस इज कमिटेड। A receives notice on 1st May and pays on 10th May. No case under section 130. लेकिन लेकिन सेक्शन 139 एक प्रेजम्पशन लेकर के चलता है बेटा। सेक्शन 139 एक प्रेजम्पशन लेकर के चलता है। वो प्रेजम्पशन किसके फेवर में होता है? होल्डर के फेवर में होता है। क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया कि मैंने अपने फ्रेंड को बर्थडे पे एक चेक दी, ठीक, वो चेक डिसऑनर हो गई। अब मेरे फ्रेंड को पता नहीं था, उसने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा नहीं था, थोड़ा बहुत पढ़ा था, उसने मेरे ऊपर केस कर दिया कि देखिए 5,000 रुपए की चेक है, 5100 रुपए की चेक है और ये चेक डिसऑनर हो गई है। तो जब वो कोर्ट में केस करेगा ना, तो कोर्ट ये प्रेजम्पशन लेकर के चलेगा कि मुझे अपने दोस्त को कोई ना कोई लीगल अमाउंट, कोई ना कोई लीगल डेट चुकाना था, तभी मैंने उसको चेक दिया है। कोर्ट ये बात नहीं मानेगा कि ये बर्थडे गिफ्ट का था या ये डोनेशन का था। तो कोर्ट हमेशा ये प्रिजम्पशन लेकर के चलता है कि ये चेक अगर दी गई है तो किसी लीगल डेट या किसी लीगल ऑब्लिगेशन को चुकाने के लिए दी गई होगी। ये प्रिजम्पशन होता है होल्डर के फेवर में। अब अगर मुझे अपने आप को इनोसेंट साबित करना है तो मुझे कोर्ट में यह प्रूफ करना पड़ेगा कि यह चेक मैंने बर्थडे पार्टी में एज अ गिफ्ट दी थी। तो यहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ यानी कोर्ट में साबित किसको करना पड़ता है? साबित करना पड़ता है ड्रॉर को। तो देखिए एक बार, when a check is issued and later dishonored, the law automatically assumes that the check was issued for payment of a valid debt or liability and holder person receiving the check is entitled to the amount. The burden of proof is on the drawer, the person who issued the check, to prove that it was not for a debt or liability. तो burden of proof किसके ऊपर होगा? ड्रॉर के ऊपर। उम्मीद है सेक्शन 139 आपको क्लियर होगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है, लास्ट टॉपिक, मीनिंग ऑफ प्रेजेंटमेंट। प्रेजेंटमेंट का मतलब बेटा क्या होता है? अब देखिए अगर प्रेजेंटमेंट जो है ना, ये बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। अलग अलग सेक्शंस हैं, कुछ सेक्शन बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, कुछ सेक्शन चेक के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, कुछ सेक्शन प्रॉमिसरी नोट के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं और कुछ सेक्शन कॉमन है जो सबके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। अब प्रेजेंटमेंट का देखो मतलब क्या होता है? प्रेजेंटमेंट का मतलब होता है भाई आपको प्रेजेंट तो करनी पड़ेगी ना। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज आप दे रहे हो तो एक्सेप्टेंस के लिए आपको प्रेजेंट तो करना ही पड़ेगा। चेक अगर है तो उसको तो प्रेजेंट करना ही पड़ेगा। प्रॉमिसरी नोट है तो उसको ड्यू डेट पे प्रेजेंट करना ही पड़ेगा। बगैर प्रेजेंट के आप कैसे पेमेंट लोगे, कैसे एक्सेप्टेंस कराओगे? तो यहां पर वही चीज बताई गई है, मीनिंग ऑफ प्रेजेंटमेंट। तो प्रेजेंटमेंट का मतलब क्या होता है और कब कब प्रेजेंटमेंट करना जरूरी होता है, तो देखते हैं एक बार। Presentment means showing or presenting a negotiable instrument such as a bill of exchange, promissory note or check to the maker, as the case may be, maker भी हो सकता है, draw भी हो सकता है, और acceptor for either acceptance side और पेमेंट। तो पेमेंट के लिए भी हो सकता है, एक्सेप्टेंस के लिए भी हो सकता है और साइट के लिए भी हो सकता है। In simple words, it means formally presenting the instrument to the concerned person at the proper place and time to make it enforceable। बिल्कुल यहां पर आसान तरीके से ये बताया गया है कि फॉर्मल एक प्रेजेंटमेंट होता है ताकि उस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को इन्फोर्सेबल बनाया जा सके। वो प्रॉपर टाइम में, प्रॉपर जगह पर वो प्रेजेंट होना चाहिए। जब प्रॉपर प्लेस पर, प्रॉपर टाइम में वो प्रेजेंट किया गया है तभी वो इन्फोर्सेबल होगा, अदरवाइज वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा। देखते हैं आगे इसके सेक्शंस। छोटे छोटे से सेक्शंस हैं लेकिन कई सारे हैं। जैसे सेक्शन 61। अब देखो सेक्शन 61 क्या बताता है? प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। तो बेटा एक्सेप्टेंस कहां पर होता है? एक्सेप्टेंस बिल में होता है। तो इसका मतलब ये सेक्शन किसके ऊपर अप्लाई होगा? ये सेक्शन अप्लाई होगा बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर। तो बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस ओनली इन सर्टेन केसेस। प्रेजेंटमेंट for acceptance is compulsory when the bill is payable after sight or when the bill expressly states that it must be presented for acceptance or when the bill is payable at a place other than
द ड्रॉइज रेजिडेंस। अब इसको पहले समझना, देखो बिल को प्रेजेंट करना कब जरूरी होता है? सबसे पहले तो आफ्टर साइट। आफ्टर साइट का देखो मतलब क्या है? आफ्टर साइट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट, यानी मैंने आपसे बोला यार 1 महीने बाद पैसे देंगे, जिस समय प्रेजेंट कर रहे हैं उसी समय नहीं, 1 महीने के बाद में पैसा देंगे, यानी कि फ्यूचर पेमेंट अगर मिल रही है। या बिल में साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई एक्सेप्टेंस के लिए आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, जब आप प्रेजेंट करोगे, जब आप दोगे, तब हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर मान लीजिए कि सेलर और बायर ये दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं, ये दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं, बायर तुरंत के तुरंत सामान खरीद रहा है, सेलर उसी के सामने तुरंत के तुरंत बिल ड्रॉ कर रहा है, ठीक? तो वो जैसे सामान खरीदेगा, सेलर उठा करके उसको बिल ऑफ एक्सचेंज दे देगा, उसी समय वो साइन कर देगा। तो वहां पर प्रेजेंटमेंट की जरूरत नहीं है बेटा। जहां पर फ्यूचर पेमेंट होगी या जहां पर कंडीशन है कि भाई आप भेज देना, मैं वहां पर एक्सेप्ट कर लूंगा, तो वहां पर प्रेजेंटमेंट जरूरी होता है। दूसरा देखो या फिर व्हेन द बिल इज पेबल एट अ प्लेस अदर देन द ड्रॉइज रेजिडेंट और बिजनेस। या जो ड्रॉई है, इसमें ड्रॉई कौन हुआ? बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई कौन हुआ? ड्रॉई हुआ बायर, ठीक? तो बायर का जो घर है या उसका कोई जो ऑफिस है जहां पर वो बिजनेस करता है, उसके अलावा अगर कहीं और पे, कहीं तीसरी जगह पर बिल का पेमेंट होना है, बिल का जो पेमेंट होगा, बिल जो पेबल होगा, वो किसी तीसरी जगह पे होगा, तो वहां पर भी प्रेजेंटमेंट का होना जरूरी है। इन ऑल अदर केसेस प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस इज ऑप्शनल। इसके अलावा बाकी सारे केसेस में ऑप्शनल है। If presentment for acceptance is compulsory but not done, the bill becomes invalid and cannot be enforced against the debtor। और जहां पर प्रेजेंटमेंट करना कंपलसरी है, मैंडेटरी था, और वहां पर प्रेजेंटमेंट नहीं किया, तो फिर आप उस बिल ऑफ एक्सचेंज को इन्फोर्स नहीं करा सकते। बिल्कुल वैसे ही जैसे चेक के केस में था कि भाई 3 महीने के बाद अगर आप चेक लगाओगे तो क्या आप अपने राइट को इन्फोर्स करा सकते हो? नहीं ना। तो जहां पर बिल को प्रेजेंट करना जरूरी था और आपने प्रेजेंट नहीं किया है, तो फिर वो बिल इनवैलिड हो जाएगा, फिर आपके पास में कोई भी राइट नहीं होगा। ये था आपका सेक्शन 61। अब सेक्शन 62 देखो क्या बोलता है। हु मे प्रेजेंट फॉर एक्सेप्टेंस। अब कौन प्रेजेंट कर सकता है? तो प्रेजेंट हमेशा कौन करेगा बेटा? होल्डर करेगा। तो देखिए या तो होल्डर करेगा या ड्रॉर करेगा, जैसा भी केस हो। देखिए प्रोवाइड्स दैट प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल और बाय समवन ऑथराइज्ड बाय द होल्डर, या होल्डर ने अगर किसी पर्सन को ऑथराइज किया है, जैसे कोई एजेंट हो गया है ना। तो देखिए only the holder or a legally authorized agent can validly present the bill for acceptance। Any unauthorized person making presentment has no legal effect। तो अगर जो होल्डर है या अगर उसका कोई ऑथराइज एजेंट है, वो अगर प्रेजेंट कर रहे हैं, तब तो ये वैलिड है। लेकिन उसके अलावा कोई थर्ड पर्सन अगर उसको प्रेजेंट करता है, तो फिर वो प्रेजेंटमेंट का कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होगा। अब देखिए सेक्शन 63 क्या बोलता है। टाइम एंड प्लेस फॉर प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। तो देखिए प्रॉपर टाइम होना चाहिए, प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। तो सेक्शन 63 क्या मेंशन करता है? बिल हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए फॉर एक्सेप्टेंस। तो बेटा ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन भी बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है? ये प्रॉमिसरी नोट, चेक, उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर यहां पर बिल को प्रेजेंट किया जा रहा है तो प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए और प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए। अब प्रेजेंटमेंट जो होगा वो यूजुअल बिजनेस आवर्स में होगा। प्रॉपर प्लेस में तो कर दिया, रात में 12 बजे कर रहे हैं, क्या रात में 12 बजे प्रॉपर टाइम है? नहीं बेटा, बिजनेस आवर्स में किया जाना चाहिए, बिजनेस आवर्स में किया जाना चाहिए। या और ड्रॉई का जहां पर घर है या जहां पर वो बिजनेस करता है, उसको ही प्रॉपर प्लेस माना गया है। लेकिन अगर ड्रॉई के मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है या अलग अलग घर हैं, तो फिर वहां पर कहीं पर भी हो सकता है। अब उसके 6 ऑफिस हैं, 6 घर है, पता नहीं कब कहां पर रहता है, तो 6 जगह में से या जहां जहां पर भी वो रहता है, वहां पर कहीं पर भी अगर प्रेजेंट कर दिया गया तो फिर वो वैलिड मान। क्लियर सबको? आगे देखते हैं। अब देखिए सेक्शन 64 क्या बताता है। व्हेन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस इज एक्सक्यूज्ड। देखिए कुछ जगह पर बेटा प्रेजेंटमेंट जो है वो एक्सक्यूज हो सकता है। जैसे अभी हम लोग सेक्शन 61 में पढ़ करके आए ना कि भाई अगर आपने जहां पर जरूरी है प्रेजेंट करना और वहां पर अगर प्रेजेंटमेंट नहीं हुआ, तो फिर आपके पास से सारे अधिकार गए, फिर आपके पास में कोई भी रेमेडी नहीं होगी, ठीक है? लेकिन यहां पर क्या बता रहा है? यहां पर यह बता रहा है कि भाई कुछ जगह पर एक्सक्यूज है, जैसे हम उसको ढूंढ रहे हैं ड्रॉई को,
लेकिन वो मिल ही नहीं रहा है, उसका कोई पता ही नहीं चल पा रहा, या पता चला बिल ऑफ एक्सचेंज का जो ड्रॉई है जिसके नाम पर है वो एक फिक्टिशियस पर्सन है, एक काल्पनिक पर्सन है, उस जैसा पर्सन कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अब इस सिचुएशन में कहां प्रेजेंट किया, तो देखते हैं एक बार। Section 64 states that presentment for acceptance is excused in certain situation. It is excused when the drawee cannot after reasonable search be found, when the drawee is a fictitious person, when the drawee refuses to accept the bill, or when unavoidable circumstances prevent for presentment. In such cases, the bill is treated as dishonored. तो यहां पर अगर मान लीजिए कि ड्रॉई नहीं मिल रहा है, या उसने कोई नाम गलत बता दिया, पता गलत बता दिया, उसको खूब ढूंढा जा रहा है लेकिन मिल ही नहीं रहा, या प्रेजेंट तो कर दिया लेकिन उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो इन सारी सिचुएशन में क्या माना जाएगा, इन सारी सिचुएशन में माना जाएगा साफ साफ पता चल रहा है उसकी पेमेंट देने की इंटेंशन ही नहीं है, उसकी पेमेंट देने की इंटेंशन ही नहीं है, तभी तो उसने सारी चीजें गलत बताई हैं, तभी तो वो मिल नहीं रहा है। तो उस सिचुएशन में मान लिया जाएगा कि भाई वो बिल क्या हो गया है, वो बिल डिसऑनर हो गया है, ठीक है। और फिर होल्डर के पास में पूरा राइट आ जाएगा कि वो कोई भी प्रेजेंटमेंट करने के बजाय डायरेक्ट सूट फाइल कर सकता है और अपने राइट्स को इन्फोर्स करा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए डिसऑनर का होना जरूरी नहीं है, वहां पर उस बिल को डिसऑनर की तरह से ही ट्रीट किया जाएगा। अब देखिए सेक्शन 65 क्या बोलता है, प्रेजेंटमेंट टू एन ऑथराइज्ड पर्सन। अब देखो कोई पर्टिकुलर पर्सन ही उसको एक्सेप्ट करेगा जिसके नाम पर है या जिसके नाम पर बनाया गया है। अगर उसका कोई ऑथराइज्ड एजेंट है, उसने किसी दूसरे पर्सन को ऑथराइज किया हुआ है एक्सेप्टेंस देने के लिए, तो फिर वहां पर अगर वो पर्सन भी एक्सेप्ट करता है तो भी उसको वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। तो देखिए सेक्शन 65 प्रोवाइड्स दैट इफ अ ड्रॉई हैज ऑथराइज्ड अ पर्टिकुलर पर्सन टू एक्सेप्ट बिल्स ऑन हिज बिहाफ, then the holder must present the bill to that authorized person. Presentment to any other person is not valid. तो अगर उस पर्सन के अलावा आप किसी दूसरे पर्सन को अगर दे रहे हो प्रेजेंटमेंट के लिए तो फिर वो प्रेजेंटमेंट वैलिड नहीं होगा। This ensures that the authorized person formally considered accepted. आगे देखिए सेक्शन 66 क्या बोलता है, टाइम अलाउड फॉर एक्सेप्टिंग द बिल। तो बैठिए यहां पर एक टाइम दिया हुआ है, जैसे चेक का है ना कि चेक को 3 महीने के अंदर लगा देना है, उसी तरीके से यहां पर बिल के केस में भी है कि इतने दिनों के अंदर, इतने टाइम के अंदर, कितने टाइम के अंदर 48 आवर्स, 48 आवर्स के अंदर उसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो देखिए Section 66 says that when a bill is duly presented for acceptance, the drawee is allowed 48 hours. तो 48 hours आपके पास में टाइम है, सोच लो समझ लो, लेकिन जो भी डिसीजन लेना है वो 48 hours के अंदर आपको ले लेना है, whether he will accept the bill or not. During this period, the drawee is entitled to keep the bill with him. तो इस पीरियड के दौरान देखिए, इसको भी अंडरलाइन बेटा करिएगा, ये जो 48 घंटे का समय होता है ना, ये 48 घंटे बिल रहेगा किसके पास में, ये बिल रहेगा ड्रॉई के पास में, ठीक है। इफ एक्सेप्टेंस इज रिफ्यूज्ड विद इन दिस टाइम और आफ्टर द टाइम एक्सपायर्स, द बिल इज कंसीडर्ड डिसऑनर। अब अगर उसने 48 घंटे के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं दी या 48 घंटे का समय निकल गया, उसने कोई भी जवाब नहीं दिया, तो फिर क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होगी। आगे देखते हैं। अब देखिए सेक्शन 68 क्या बोलता है, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट एट अ स्पेसिफाइड प्लेस। देखिए सेक्शन 68 प्रोवाइड्स दैट इफ अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, तो देखो ये वाला जो सेक्शन है ये तीनों के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, ये तीनों के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक स्पेसिफाइज अ पर्टिकुलर प्लेस ऑफ पेमेंट, then presentment for a payment must be made only at that place. तो पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई भी जगह स्पेसिफाइड नहीं है तो जहां पर वो रहता है, जहां पर उसका बिजनेस चलता है, वहां पर हम बिल को प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर अगर कोई पर्टिकुलर प्लेस स्पेसिफाई किया गया है तो हमेशा उसी पर्टिकुलर प्लेस पर ही प्रेजेंटमेंट होगा। इफ द होल्डर फेल्स टू प्रेजेंट इट एट द स्पेसिफाइड प्लेस, द मेकर और एक्सेप्टर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द नॉन पेमेंट। और अगर वहां पर आपने प्रेजेंट नहीं किया तो फिर आप पेमेंट के लिए लायबल। आगे देखिए सेक्शन 69, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट एट मेकर और एक्सेप्टर्स बिजनेस और
रेजिडेंस। तो देखिए यहां पर मेकर और एक्सेप्टर दोनों की बात हो रही है, तो ये प्रॉमिसरी नोट यानी कि पीएन और एक्सेप्टर, एक्सेप्टर का मतलब यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज से हो गया। तो ये प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो सेक्शन 69 अप्लाइज व्हेन नो स्पेसिफिक प्लेस ऑफ पेमेंट इज मेंशन इन द इंस्ट्रूमेंट। अब अगर कोई भी जगह स्पेसिफाइड है ही नहीं, अगर कोई भी जगह स्पेसिफाइड नहीं है तो फिर क्या होगा, तो ये चीज बेटा हम लोग पढ़ करके अभी आ रहे हैं कि मस्ट प्रेजेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर पेमेंट एट द मेकर और एक्सेप्टर्स प्लेस ऑफ बिजनेस और रेजिडेंस। देखिए जगह जो है जहां पर वो काम करता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं। तो बिजनेस लॉ में बिजनेस वाला जो प्रेमिसेस है, बिजनेस वाली जो जगह है, उसकी भी उतनी ही वैल्यू है जितनी घर की है। तो या तो वो जहां पर काम करता है वहां पर भी प्रेजेंट हो सकता है, या जहां पर उसका घर है वहां पर प्रेजेंट हो सकता है। तो उस सिचुएशन में प्रेजेंटमेंट एट दीज प्लेसेस इज नेसेसरी टू चार्ज द मेकर और एक्सेप्टर। बिल्कुल, और देखिए ये चीज जरूरी है, अगर आप मेकर को और एक्सेप्टर को लायबल कराना चाहते हैं, अगर आप अपने राइट्स को इन्फोर्स कराना चाहते हैं, अगर आप उससे पेमेंट को रिकवर करना चाहते हैं, तो उस केस में प्रेजेंटमेंट करना जरूरी है। और अगर कोई भी प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है तो जहां पर मेकर या एक्सेप्टर रहता है या जहां पर बिजनेस करता है वहां पर प्रेजेंटमेंट किया जाएगा। देखिए सेक्शन 70 क्या बोल रहा है, प्रेजेंटमेंट वेयर नो प्लेस इज specified and residence not known. Section 70 covers situation where the maker or acceptor's place of residence or business cannot be found with reasonable diligence. In such a situation, presentment for payment can be made at any place which is reasonable and convenient for the holder. अब उसने जो जगह बताई थी वो जगह हमने पूरी तरीके से सर्च कर ली, लेकिन वो जगह मिल ही नहीं रही है। वो जगह, वो प्लेस, चाहे वो रेजिडेंस का हो चाहे वो बिजनेस का हो, वो जगह मिल ही नहीं रही है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है रीजनेबल डिलीजेंस, यानी आपने समझदारी से उसको ढूंढा हो, आपने प्रॉपर कोशिश करी ढूंढने की, लेकिन उसके बावजूद आपको वो जगह नहीं मिल रही है, तो उस सिचुएशन में आप कहीं पर भी प्रेजेंट कर सकते हो। तो देखिए दिस प्रोविजन एग्जिस्ट टू अवॉइड डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी ड्यू टू अनअवॉइडेबल डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द पेयर। बिल्कुल, इस सेक्शन को लाने के पीछे का पर्पस क्या है, इस सेक्शन को लाने के पीछे का पर्पस ये है कि ऐसे तो कोई भी आदमी बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर ले, प्रॉमिसरी नोट को ड्रॉ कर ले और गलत एड्रेस बता दे या वो जगह छोड़ करके भाग जाए। अब वो कहेगा ढूंढो, अब आप कहां ढूंढोगे, तो इसका मतलब अब आपने टाइम से प्रेजेंट नहीं किया, तो वहां पर तो उसकी लायबिलिटी खत्म। तो इसी वजह से बेटा सेक्शन 70 को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है कि अगर वो नहीं मिलता है या उसने जगह गलत बताई है, तो ऐसा नहीं कि वो अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाएगा, पैसा तो उसको देना पड़ेगा, हम उसको कहीं पर भी प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए आगे। सेक्शन 77। तो देखिए अब जो प्रेजेंटमेंट होगा बेटा वो बिजनेस डेज में होना चाहिए, ये भी हम लोग अभी पढ़ के आए हैं, बिजनेस डेज में होना चाहिए और विद इन बिजनेस आवर्स में होना चाहिए। तो देखिए सेक्शन 71 स्टेट्स दैट प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट मस्ट बी मेड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स एंड ऑन अ बिजनेस डे। प्रेजेंटमेंट मेड ऑन संडेज, पब्लिक हॉलीडेज और आउटसाइड बिजनेस आवर्स इन इनवैलिड अनलेस द पार्टी चार्ज has expressly agreed to accept payment outside such timing। तो देखो अगर दोनों पार्टीज ने मिलकर के डिसाइड कर लिया है भैया छुट्टी से और संडे से कोई लेना देना नहीं है, तो कोई बात नहीं है, अदरवाइज संडे और जो पब्लिक हॉलीडेज है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। दिस एंश्योर्स फेयरनेस एंड रेगुलरिटी इन पेमेंट प्रोसीजर। सेक्शन 72 प्रेजेंटमेंट टू ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट। तो बिल्कुल अगर कोई भी पर्सन को ड्यूली ऑथराइज्ड किया गया है तो फिर उसको भी प्रेजेंट किया जा सकता है। देखिए Section 72 provides that payment can be validly presented to a duly appointed agent of the maker or acceptor. Presentment may also be made to a legal representative in case the maker or acceptor has died। तो अगर maker या acceptor की death हो गई है तो फिर उस situation में उसके legal representative को या legal hires को किया जा सकता है। और टू एन असाइनी इफ द पार्टी हैज बिकम इंसॉल्वेंट। यहां पर असाइनी का मतलब बेटा ऑफिशियल असाइनी से है। ऑफिशियल असाइनी का मतलब कोर्ट जिसको अपॉइंट करती है ना पूरी इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग को निपटाने के लिए, तो उसको बोला जाता है ऑफिशियल असाइनी। तो अगर कोई भी पर्सन इंसॉल्वेंट हो गई है तो ऑफिशियल असाइनी को भी प्रेजेंट किया जा सकता है। दिस प्रिवेंट्स द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम फेलिंग सिंपली बिकम्स द ओरिजिनल पार्टी इज नॉट प्रेजेंट।
तो यहाँ पर ओरिजिनल पार्टी प्रेजेंट नहीं है, तो इस वजह से वो बिल इनवैलिड नहीं हो सकता। वहां पर आप उसके असाइनी को या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को प्रेजेंट कर सकते। तो देखिए हम लोगों ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे, ठीक है, तो बेटा उसको कवर अप किया। उम्मीद है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपका अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। जिन बच्चों को जनवरी में एग्जाम देना है, सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को कोशिश करिए कवर अप करने की, आपको प्रॉपर रिवाइज करवाने की, ठीक है। तो आज हम लोगों का यहाँ पर सिलेबस भी कंप्लीट होता है, सारे चैप्टर्स हम लोगों के कंप्लीट हो गए। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर पार्टनरशिप एक्ट को और डिटेल में किया जाए, तो मैंने आपको बताया भी था उस समय कि टाइम कम था। बच्चे कह रहे थे सर जल्दी-जल्दी सिलेबस को खत्म भी करना है, रिवीजन भी कराना है, बिल्कुल। तो यहाँ पर फिर मैंने डिसाइड किया कि जब बच्चे खुद भी कह रहे हैं, तो पार्टनरशिप एक्ट के अब सेपरेट वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे। अब आप पार्टनरशिप एक्ट पूरा का पूरा जो भी मॉड्यूल है, उसके सारे सेक्शंस, सारे प्रोविजन के साथ में कवर अप करेंगे। तो ये सिलेबस आज हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट वीडियोस आएँगी आपको वो पार्टनरशिप एक्ट के मिलेंगे। चलिए, मिलते हैं फिर। ऑल द बेस्ट।